जी, बिहार का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दुलार चंद यादव नाम के एक क्रिमिनल थे जिन्होंने कई दिनों से अनंत सिंह के परिवार के ऊपर और अनंत सिंह को बहुत सारे ऐसे अपशब्द बोले थे। उसके बाद एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और अभी वह प्रूव नहीं हुआ है और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये कहा जाता है कि जब तक आप प्रूवन गिल्टी नहीं है तब तक इनोसेंस माने जाएंगे। घटना का कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक संदेह के आधार पर अनंत सिंह को अभी जेल में भेजा गया और आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन उनका ये कहना था और जो वहां के सांसद हैं ललन सिंह, उनका ये कहना था कि उनको इस चीज में फंसाया जा रहा है और यह पॉलिटिक्स में बहुत बार होता भी है कि कई बार दूसरा का आरोप दूसरे के ऊपर बढ़ दिया जाता है और यह कहा जाता है कि नेशनल पार्टी इन्वॉल्व है या रूलिंग पार्टी है इसलिए ऐसी हो रही है। लेकिन मुझे मानना है कि पुलिस पर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होगा तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो किसी भी इनोसेंट को गिल्टी नहीं माना जाएगा और यही हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिखाता है। क्योंकि बहुत बार लॉ का मिसयूज भी किया जाता है और चुनाव जीतने के लिए दूसरे को फॉल्सली इम्प्लीकेट भी किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस मुद्दे को गहराई से देखनी पड़ेगी पुलिस को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दुलार चंद यादव कोई साफ सुथरे छवि के आदमी नहीं थे। उनके ऊपर ऑलरेडी 78 से ज्यादा मुकदमे थे और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी अपशब्द बोले हैं और इनकी पत्नी के लिए भी खातून शब्द का इस्तेमाल। लेकिन मार देना, उनको गोली मार देना, वो तो अलग चीज। यही मैं कह रहा हूं कि अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है कि किसने गोली मारा है या किसने मारा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि दुलार चंद यादव के गांव के पास एक सकरी जमीन है जिसमें अनंत सिंह की काफिले की गाड़ी है और दुलार चंद यादव खुद अपने हाथ में अद्दा उठाकर उस गाड़ी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी यही वीडियो सामने आया और कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है और क्या इसमें सच्चाई है अभी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ भी बाहर नहीं आया है। और मुझे लगता है ये जांच का विषय है, पुलिस को जांच करने देनी चाहिए, समाज को या फिर वहां के विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि पुलिस अगर दबाव में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी एक इनोसेंट को जेल में जाना पड़ सकता है। पुलिस अगर दबाव में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो फेयर ट्रायल होता है, फेयर जस्टिस होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं होगा और लोगों के साथ मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जी, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ रहता है, 4 साल 6 साल उसने अच्छे संबंध बिताए और 6ठे साल में कोई लड़की अगर आकर ये कह देती है कि मेरे साथ रेप हुआ, मुझे तो बताया नहीं गया था, ये वो फलाना ठिकाना, तो अगले ही दिन से उस लड़के को दोषी मान लिया जाता है और उसको रेप के चार्जेस में इम्प्लीकेट भी किया जाता है, पुलिस जेल भी उठा के ले जाती है और सामाजिक और न्यायिक क्षति उस आदमी की होती है। तो कहीं ना कहीं सब जब तक सारे पहलू सामने ना आ जाए तब तक किसी को इस पे कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास पुलिस है, CBI है, SIT है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद हो सकता है अगर होंगे ऐसे किए होंगे तो उनके लिए ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं कुछ भी किया जाएगा। और न्यायालय इस मामले में बहुत ही क्लियर है, न्यायालय दबाव में काम नहीं करती है, न्यायालय न्याय के पहलुओं पे काम करती है, एविडेंस पे काम करती है और एविडेंस जब तक प्रूव ना हो डायरेक्टली कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। क्योंकि जो अभी मैं देख पा रहा हूं उससे यह देखा जा सकता है कि उनके ऊपर जो है यह कहा गया कि पैर के नीचे, ठेगुनी के नीचे गोली मारी गई है, उसके बाद कोई गाड़ी उनके ऊपर से रैम कर गई है। तो यह प्रूव कर पाना कि वो गाड़ी कौन चला रहा था और क्या पैर में गोली मारने से ही मौत हो गई, तो यह सब जांच का विषय है और अभी बहुत लंबी परत इसमें आनी है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ नया होगा, बड़ा होगा। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव बिहार में अगर जब तक किसी की हत्या ना हो, लूट ना हो, फसोद ना हो, राइवलरी ना हो, तब तक बिहार का चुनाव मैं इसी बात पर आ रहा था। क्या मतलब बिहार के चुनाव हैं जो वो सिर्फ मसल पावर और मनी पावर को लेकर ही हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के चुनाव पहले से ही देखा चला आ रहे हैं हम लोग कि सिर्फ मसल पावर और मनी पावर के ऊपर केंद्रित हो गया है। कुछ ही एक कैंडिडेट हैं जो साफ सुथरी छवि के हैं, नहीं तो सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं किसी न किसी बाहुबली से लिंक है और पैसे से लिंक है। आप देखेंगे कि जो साफ सुथरी की छवि की जनता है, जो ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में रहे, रिटायर्ड IAS अधिकारी, IPS अधिकारी या कोई बहुत बड़ा आदमी, समाज सेवक, वो बिहार की राजनीति से अभी नहीं आ रहे हैं। पहले यही वो बिहार की धरती थी जो कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को प्रोड्यूस की थी, यही वो बिहार की धरती है जो राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति को भारत में दिया था, यही वो धरती है जिसने लालू को भी निकाला है। जी, यही वो धरती है जिसने लालू यादव जो समाज सेवा के नाम पर आए थे वो भी आए थे। लेकिन आने वाले समय में जब जनता जागरूक हुई तो समझ गई कि स्कूटर के प्लेट नंबर के नाम पर आप ट्रक में जो है गलत चीजें नहीं बेच सकते, लैंड लेने के नाम पर आप किसी को जॉब के लिए फर्जी तरीके से
फंसा नहीं सकते। आप रेलवे भेजने के नाम पर IRCTC में घोटाला नहीं कर सकते, अब जनता जान चुकी है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 15-20 सालों से लालू जी सत्ता में नहीं है और हो सकता है कि आने वाले समय में भी सत्ता में ना आए, क्योंकि आज का जमाना डिजिटलाइज है। आज पहले की तरह नहीं है कि अपने जनता से जाके कुछ बोल दिया, भावुक हो गए और जनता एकवट होकर आपको वोट कर दिया। आज की जनता RTI डालती है, आज की जनता डिजिटलाइज है, न्यूज एक एक चीज का देखती है। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार जितना जो बिहार का जो कहा जाता है वो डेवलप नहीं है, तो उनके जो ऐसे भी गांव हैं, वहाँ के देहात हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, जो डिजिटल के नाम पर बिल्कुल डी उनका है भी नहीं वहाँ पर, तो वो कैसे करेंगे ये चीज़? जी, उनको नहीं पता है कि डिजिटल के नाम पे डी क्या है। तो आज तक अभी भी वोट किस नाम पे डालते हैं? सिर्फ जाति के नाम पर। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि उनके डिजिटल के नाम पे डी नहीं पता है, लेकिन उनको मोबाइल पता है। मोबाइल में जब आप जैसे इतने प्रखंड विद्वान न्यूज एंकर जब आते हैं और उसमें दिखाते हैं कि क्या आपने हम लोग से लोगों के साथ इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू का जब वो स्क्रॉल करते हैं तो उनकी बातों को पता चलता है। हो सकता है कि वो RTI फाइल करना ना जानते हो सकता है कि वो ऑनलाइन न देख पाते हो कि हमारे यहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को जांच हुई, कितने लोगों के साथ क्राइम हुआ, कितने लोगों के साथ करप्शन हुआ। लेकिन जब वो ऐसे छोटे छोटे इंटरव्यू देखते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और कहीं ना कहीं आप जो चौथा स्तंभ है इस पूरे समाज का, वो समाज में इनलाइट करने का काम करें, प्रकाश डालने का काम करें। बहुत अच्छी बात है कि आज लोगों के हाथ तक डिजिटलाइज हो गया है, डाटा मिल रहा है और उस डाटे के उपयोग से वो अपना भविष्य निर्धारित कर पा रहे हैं।